नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 का पाठ जामुन का पेड़, जिसे लिखा है कृष्ण चंद्र ने। देखते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या लिखा है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसाते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। देखते हैं, कुछ कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं जिनको जान लेते हैं। सबसे पहले झक्कड़ यानी आंधी, रुआंसा रोनी सूरत, ताज्जुब आश्चर्य, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, तगाफुल यानी विलंब। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। देखे, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। अब सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। क्लर्क ने कहा, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ ध्यान दिलाया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया? चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, अब डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर को सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को हटा नहीं सकते, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। गुस्से से फाइल दोबारा भेजी गई। दूसरे दिन शाम को जवाब आया कि चूंकि जामुन का एक फलदार पेड़ है, इसलिए इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को विभाग के हवाले कर रहे हैं। मतलब वो आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, लेकिन ये लोग जो है परस्पर जो अपना एक काम करने का जो तरीका है उसी तरीके के हिसाब से चलते जा रहे हैं और किस तरह से एक के बाद एक लोग जो है एक दूसरे के पीछे सिर्फ परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अब रात हो गई है। रात को चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश न करें। माली ने दया करके उस दबे हुए आदमी को खाना खिलाया। माली ने उससे पूछा, तुम्हारा कोई वारिस हो तो बताओ, मैं उन्हें खबर कर दूं। आदमी ने कहा, मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से बड़ा कड़ा और व्यंग्यपूर्ण जवाब आ गया कि हम देश में पेड़ लगाते हैं, काटते नहीं। हम इस समय देश में पेड़ लगाओ की स्कीम चला रहे हैं और हम एक फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकते। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस हाथ में कोई काट कर निकाल लिया जाए। आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी इधर से निकल आएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा।
तो अब उनको कहा गया कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। देखिए किस तरह के विचार जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। फिर एक प्लास्टिक सर्जन भेजा गया। उसने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा और दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने उसे खाना खिलाते हुए दिलासा दिया। तब उस आदमी ने एक आह भरकर कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। माली ने अचंभे से कहा, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन चारों तरफ ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। भीड़ पे भीड़ उमड़ने लगी। एक कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया। सभी शौकीन लोग उसे अपनी कविता सुनाने लगे। देखें अब किस तरह संवेदन शून्य समाज है कि कवि है इसलिए लोग उसके चारों तरफ दबा हुआ है लेकिन फिर भी अपनी कविताएं सुनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से होती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी उसी समय गाड़ी में सवार होकर वहां आया और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? जी हाँ। किस नाम से शोभित हो? ओस। ओस! सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य, इतना बड़ा कवि हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है और गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, कृपया मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। यानी कि पेड़ के नीचे दबा होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है कि उनके विभाग का वह सदस्य नहीं बना है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा आया और बोला, मुबारक हो, हमारी अकादमी में तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा, यह हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। वैसे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिख दिया है। शाम को माली ने बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। बस कल सुबह तक तुम्हें जिंदा रहना है। अब देखिए 3 दिन हो गए उस व्यक्ति को संघर्ष करते हुए जीवित रहने के लिए और अब माली ने उसे कहा है कि तुम्हें बस कल सुबह तक जीवित रहना है। क्या वह व्यक्ति कल सुबह तक जीवित रह पाएगा? तो दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आए तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि पेड़ ना काटा जाए क्योंकि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में वे पेड़ लगाया था। अब अगर पेड़ काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और कहा, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आँख की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। जामुन का पेड़ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हंसते हंसाते एक बहुत गहरा जो संदेश है वो हमें दिया है कि हम पदानुक्रम के चक्कर में, हम लोग अपने कार्यालयी गतिविधियों के चक्कर में कितने संवेदन शून्य हो जाते हैं कि हमें देश की, समाज की, अपने विभाग की चिंता तो रहती है लेकिन उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के जीवन की चिंता किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी को नहीं रहती। धन्यवाद।